हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साव, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, JLA कॉलेज गांधीनगर। BA सेमेस्टर 2 NCC 3 पेपर के अंतर्गत आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति पर यूनानियों का क्या प्रभाव था। तो इसके बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि मौर्यों के जो विशाल साम्राज्य था उसका जिस समय पतन हो रहा था, उस समय पूरी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में विदेशी आक्रमणों का आधिपत्य अधिकार करने का जो सिलसिला था बड़ी तेज़ी से हो रही थी। इस समय सिकंदर के बाद जो देखते हैं कि इस पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानियों का कुछ अवशेष कुछ बचे हुए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य और तथा सेल्यूकस की जो पराजय जब हुई थी तो पश्चिम एशिया यानी सिकंदर के सेनापतियों के साथ संघर्ष हुआ था, और सेल्यूकस सीरिया, बैक्ट्रिया, पार्थिया, ये सब जितने भी भूभाग था उसको जीत करके यानी एक अपनी सत्ता को स्थापित करने में सफल हुआ था। लेकिन हम ईसा पूर्व 3री शताब्दी में देखते हैं कि इसके बीच में सेल्यूसिडियन की सत्ता के खिलाफ जन विद्रोह हुआ था, और सामंतों की बगावत भी शुरू कर दी गई थी। बैक्ट्रिया के डायडोरस वंश के थे वो भी मध्य एशिया की राजनीतिक में एक कूद पड़े थे, और वो भी उठ खड़ा हुआ था राजनीतिक में, क्योंकि हम देखते हैं एक तरफ हम देखते हैं कि एक के बाद दूसरी शक्तियों का बढ़ने लगी, प्रबल होने लगी और बढ़ने भी लगी, और एक दूसरे को धक्का भी देने लगा। तो भारत के इतिहास में देखते हैं कि भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मौर्यों के जब पतन हो रही थी तो एक के बाद फिर से राजनीतिक क्षमता यानी राजनीतिक छीन भिन होने लगा हो गया था। क्योंकि हम देखते हैं कि मौर्यों के पतन के बाद बैक्ट्रिया, ग्रीक, सिथिया, शक जितने भी थे वो चीन की सीमा में बसने वाले लोग थे, और यह ऊंची जाति से एक के बाद एक आक्रमण और आधिपत्य लगभग 350-400 वर्षों तक पश्चिमी सीमा प्रांतों में भूभाग पर आधिपत्य बनाए हुए थे। तो इस तरह से देखते हैं कि हम यूनानियों के बारे में चर्चा करेंगे कि इस यूनानियों को संस्कृत भाषा में यवन नाम से पुकारा गया है, क्योंकि फारसी भाषा में ग्रीक को यवन के नाम से पुकारा गया, और इसी तरह से उसी से यवन से उत्पत्ति, यवन शब्द से उत्पत्ति हुई। यवन का अर्थ होता है तेज दौड़ने वाला बताया जाता है, क्योंकि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था वो यवन संस्कृति के अवशेष और उस तरह से विवरण जितने भी था वो अशोक के अभिलेखों में वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि अशोक के अभिलेखों में हम यहाँ तक देखते हैं कि पश्चिम भारत में भी यवनों को 2-3 राजवंशों का भी वर्णन भी देखने को मिलता है। और शक्तिशाली हमारा मौर्य साम्राज्य जब पतन हुआ था तो पश्चिमोत्तर सीमा के प्रांत के अंदर और बाहर दोनों तरफ से यूनानियों का मगध साम्राज्य के खिलाफ उठने की शक्ति भी नहीं थी, क्योंकि अशोक के स्मरण प्रांत ही भारत सीमा पर स्थापित करने में यवन ही भारत की ओर बढ़ने लगे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति पर हम यूनानियों का प्रभाव है बहुत ही प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इंडो यूनानी शासकों ने लगभग कहा जाता है कि इन लोगों लगभग 200 वर्षों तक शासन में भारतीय सभ्यता संस्कृति को विशेष रूप से प्रभावित किया था। यहाँ तक कि सिकंदर के आक्रमण के 140 वर्ष के बाद यानी पश्चिमोत्तर भारत पर पुनः यूनानियों का आक्रमण हुआ, और ये यूनान ही नहीं बल्कि मध्य एशिया से भारत पर आक्रमण करने वाले भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश के लगभग 180 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईसा पूर्व तक अधिकार कायम अधिकार बनाए रखे था। लेकिन भारतीय धर्म और संस्कृति को अपनाकर धीरे धीरे भारत के समाज में या भारतीय सभ्यता संस्कृति में या भारतीय रंग में विलीन हो गए या रंग गए। इस तरह से सिकंदर के आक्रमण से वह इंडो ग्रीक आक्रमण के स्वरूप यही हुआ कि भिन्न स्वरूप तो उसका भिन्न था, लेकिन कहा जाता है इसका प्रभाव भी भिन्न और दूरगामी भी हुआ था, क्योंकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यूरोपवासी यूनान के ऋणी होने के कारण संपूर्ण विश्व को यूनान का ऋणी होना मानते हैं, क्योंकि यूनानी
और भारतीय लोगों को जो बीच में जो था वो जो संपर्क था, जो संवाद था, एक महत्वपूर्ण संस्कृति का आदान प्रदान भी हुआ था। तो सबसे पहले हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि जो है जो प्रभाव था वह वर्ण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इंडो ग्रीक जो इंडो यूनानी जो था वो इंडो यूनानी का जो आधिपत्य था, जो अधिकार था, और उसके द्वारा जो भारतीय धर्म को स्वीकार करने से क्या था कि भारतीय वर्ण व्यवस्था पर असर इसका पड़ा, क्योंकि इन्हें भारतीय समाज में स्थान देने के लिए क्या था कि मतलब कि वर्ण व्यवस्था को जो है कुछ ढीला किया गया, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था को ढीला किया गया, और ब्राह्मण क्षत्रिय की वैसे वर्ण में जो है कहा गया कि आने की अनुमति दी जाने लगी। साथ साथ जो है गार्गी संहिता में यह भी कहा गया कि यवन मलेच्छ है, परंतु ज्योतिष के ज्ञाता होने के कारण जो है ऋषियों की तरह पूज्य भी है। इस तरह से जो है गार्गी संहिता में लिखा है। तो मिलिंद पनो नामक जो ग्रंथ है वह मीनांडर, उसमें उससे पता चलता है कि मीनांडर को जो बौद्धों ने क्षत्रियों को जो है स्थान दिया था। यवन जो व्यापारी था और जो यवन व्यापारी और जो शिल्प जो था भारतीय वेश समाज में जो है मिला दिया गया। इंडो ग्रीक आक्रमण से क्या था कि भारतीय समाज में यवनों को और उसके सामाजिक स्तर के अनुसार हम देखते हैं कि अंगीकार करने के लिए जो है तत्पर हुआ। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था को जो है ढीला दिया गया। तो अतः जाति प्रथा के विकास में क्या था कि विदेशी आक्रमण से भी जो है काफ़ी बल मिला। हम देखते हैं दूसरा व्यापार के क्षेत्र में कि इंडो ग्रीक जो आक्रमण से व्यापार के मार्ग में क्या था वह पुनः खुल गया, और मध्य एशिया से होकर जाने वाला जो मार्ग था, जो रेशम मार्ग के नाम से जो है प्रसिद्ध था, क्योंकि भारत चीन, यूनान और रोम से जोड़ने लगा था। और इस तरह से भारतीय व्यापारी जो है चीन और जो है रोमन कहा जाता है कि उस समय जो है रोमन साम्राज्य के बीच में जो रोमन व्यापार का जो था वो बिचौलियों का काम करने लगा था, क्योंकि हम देखते हैं कि सातवाहनों ने भी दक्षिण भारत में जो था वो रोम और रोम से जो है रोम को जो था वह जलमार्ग से जोड़ने का काम किया था। इंडो ग्रीक ने जो है भारत और रोम को जो है स्थल मार्ग से जोड़ने का भी काम किया था। यहाँ तक कि हम देखने को मिलता है कि इंडो ग्रीक आधिपत्य से पूर्व भी जो है यूनान के साथ साथ जो है भारतीय व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ तक हम देखते हैं कि इंडो ग्रीक के आधिपत्य से क्या था कि चीन के साथ संपर्क और व्यापारिक संबंध एक बहुत बड़ा एक महान उपलब्धि भी मानी जाती है, क्योंकि पेरिस ऑफ द जो एरिथियन सी है जो ग्रंथ है, इससे पता चलता है कि यूनान से जो भारत में लेखन सामग्री, सूखा अंजीर, शराब और सुंदर कुमारी कन्या भी जो है मंगाई भी जाती थी। इस तरह से यूनानी कन्याओं को जो है भारतीय गृहस्थ यानी उपपत्नी के रूप में भी रखते थे। जैसे एंटियोकस प्रथम ने जो है भारतीय हाथी दांत और गरम मसाला, और टॉलमी द्वितीय ने जो है भारतीय कुत्ता और मवेशी मंगवाए थे। तो इस तरह से पूर्वी रोमन साम्राज्य में क्या था कि भारतीय मलमल और रेशमी जो वस्त्र पर जो है रोमन स्त्रियां जो है बहुत मोहित होती थी, बहुत ही आकर्षित होती थी, क्योंकि वह इतनी जो रेशमी वस्त्र इतनी मतलब पतली होती थी, जिससे रोमन स्त्रियां जो है काफ़ी जो है आकर्षित होती, बड़े चाव से उसको जो है पहना करती थी। तो रोम की स्त्रियां भारतीय मोती को जो है रोम की स्त्रियां जो थे भारत की जो बहुत से ऐसे मोती थे उसको गले एवं कान में ही नहीं बल्कि जूतियों में भी जड़वाते थे लोग। इस तरह से जो है कहा जाता है कि भारतीय मसाला भी जो है रोम में जो है सोने के जो है भाव में बिकता था। तो इस तरह से जो है हमारा ये व्यापार के क्षेत्र में हुआ। हम देखते हैं कि धर्म के बारे में क्योंकि इंडो ग्रीक संपर्क से क्या था भारतीय धर्म और दर्शन में भी बहुत बड़ा प्रभावित हुआ और प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है यूनानियों ने भारतीय धर्म को स्वीकार किया। यहाँ तक कि यूनानी राजा मीनांडर ने भी जो है बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार ही नहीं किया बल्कि संरक्षण भी दिया। यहाँ तक कि हमारा यूक्रेटाइडिस वंश के जो राजा थे वहाँ के एंटियोकस का जो दूत था हेलियोडोरस ने भी जो है वैष्णव धर्म को जो है स्वीकार किया और इस तरह से विष्णु ध्वज की जो है स्थापना की। इस तरह से यूनानी लोग जो है भारतीय धर्म की ओर जो है आकृष्ट हुए। तो भारतीय धर्म में जो है मूर्ति
पूजा भी जो है प्रारंभ हुई। मेगास्थनीज से क्या पता चलता है कि उस समय जो हिमालय में जो है डायनोसियस और हिमालय में जो था डायनोसियस और मथुरा में जो हेराक्लिस की मूर्ति पूजा की जाती थी। तो इस तरह से जो क्रमशः जो कहा जाता है कि जो शिव का जो था वो डायनोसियस और मथुरा में जो हेराक्लिस की मूर्ति थी पूजती थी। तो इस तरह से जो शिव और कृष्ण के जो थे क्रमशः इस रूप में थे, लेकिन इस तरह से यूनानी भारतीय धर्म से जो है काफ़ी प्रभावित हुए। और हम अगला जो चर्चा करेंगे कि ज्योतिष और चिकित्सा के बारे में, क्योंकि गार्गी संहिता के आधार पर माना जाता है क्योंकि होरा चक्र और रोबक और पोलस का सिद्धांत जो है वो भारतीयों में वह यूनान और रोम के प्रभाव का ही सूचक है। जो कहा जाता है कि फलित ज्योतिष का ज्ञान जो फलस्वरूप है कि ज्योतिष का ज्ञान भारतीयों में वैदिक कालीन भी माना जाता है, क्योंकि लेकिन खगोल विद्या जो था वो भारतीयों ने रोमन से ग्रहण किया था। और भारतीय राशियाँ जो था यानी जो 12 राशि होती है यूनानी राशियों का रूपांतर ही मानी जाती है, क्योंकि वर्ष की गणना के पद्धति की जो है को देखते हैं कि भारतीय यूनानियों ने लिया था। इसके बदले में यूनानियों ने जो था भारतीयों से चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा लिया। और शल्य चिकित्सा हम देखते हैं कि शल्य चिकित्सा जो थी के क्षेत्र में हम देखते हैं कि भारत यूनान का बहुत बड़ा ऋणी होना माना जाता है। और यह ऋणी होना एक साक्ष्य भी जो है इसका मिलता है, क्योंकि यूनानियों ने ही जो भारत में ही नहीं से अनेक जो है जड़ी बूटियों का भी प्रयोग सीखा था। यहाँ तक कि जो भारतीय चरक शास्त्र का अनुकरण यानी यूनानियों में ही देखा जाता है, कहा जाता है कि कला के क्षेत्र में कि यूनानी जो थे वो दक्षिण कला और जो है सिख कला का जो प्रभाव था भारतीय स्थापत्य कला में भी देखा जाता है, क्योंकि तक्षशिला के जो सूर्य जो मंदिर पर जो था वो ग्रीक यानी अलंकृत के जो है उदाहरण भी मिलते हैं, क्योंकि यूनानी शैली के जो थी 2 ही मूर्ति मिली है, एक डायनोसियस की मस्तक और दूसरा यूनानी बालक का मस्तक। तो गंधार क्षेत्र में हम देखते हैं कि बुद्ध और जो है अन्य भारतीय देवी देवताओं का भी मूर्ति मिलती है। उसका रूप रंग अगर हम देखते हैं तो उसका रूप परिधान अगर और उसकी शारीरिक गठन जो था यूनानी जैसी लगती है। अतः कहा जा सकता है कि गंधार के भारतीय कलाकारों ने जो है यूनानियों तथा अन्य विदेशियों को जो था वो भारतीय धर्म की ओर आकृष्ट करने के लिए मूर्तियों यानी मूर्ति कला की जो है शैली को जन्म दिया। और इस तरह से देखते हैं कि यूनानी देवता जो था वह हेराक्लिस के अनुरूप जो था बुद्ध की मूर्ति बनाए जाने लगी। और इस तरह से गंधार जो मूर्ति कला का जो है शैली जो मूर्ति कला जो शैली था वह यूनानी यानी दक्षिण कला का भी जो है उपज मानी जाती है, क्योंकि गंधार कला शैली को ही भारतीय यानी यूनानी भारतीय कला के नाम से भी जाना जाता है। तो भाषा एवं साहित्य ये क्या था कि इंडो ग्रीक के अधिकार हो जाने से क्या था कि भाषा भारतीय जो भाषा था साहित्य को काफ़ी प्रभावित किया, क्योंकि यूनानियों ने अपने सिक्कों पर क्या था कि लेख जो था खरोष्टी और ग्रीक दोनों लिपि में जो है खुदवाए थे। और इस तरह से देखते हैं कि वेबर महोदय का कहना है कि संस्कृत नाटक का उदय जो था यूनानी नाटकों से ही प्रभाव से हुआ है, क्योंकि नाटकों में गद्य और पद्य दोनों की जो है प्रधानता होती थी। तो संस्कृत नाटक में जो है यवनिका नामक का प्रयोग जो है यूनानी नाटक से लिया गया। ये जो कहा जाता है कि यूनानी नाटक मूल रूप से जो है दुखांत होते थे और भारतीय नाटक जो है सुखांत होते थे। तो इस तरह से इसको प्रभावित किया। अगला हम प्रभावित चर्चा करेंगे कि सिक्के के बारे में। तो फिर सिक्का क्या था कि पाश्चात्य मुद्रा शास्त्री यानी पहले जो पश्चिमी मुद्रा शास्त्री जो था विल्सन इत्यादि बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो भारत में ढाले गए सिक्कों का भी प्रचलन जो यूनानी के सिक्कों के अनुकरण पर ही किया गया। और इस तरह से सिक्के ढालने का काम जो था वो मौर्यों के काल से ही शुरू हुआ। तो बिना लेख जो है वाला सिक्का था, अतः जो है भारतीय मुद्रण कला का क्रमिक विकास हुआ। अतः यूनानी सिक्के का प्रचलन भी ईसा पूर्व 2री शताब्दी के रूप में भी हम देखते हैं। और इस तरह से पता चलता है कि उस समय जो था वो भारतीय गण में भी जो है ढाले जाते थे। इस तरह से जो है सिक्के का भी प्रयोग करने लगे थे। भारतीय सिक्के पर जो था उत्कीर्ण करवाने की प्रेरणा भले ही यूनानी रही हो,
लेकिन कहा जा सकता है कि इस तरह से इंडो यूनानी जो काल जो था, यूनानियों का जो भारतीयकरण जो हुआ था, क्योंकि भारतीय समाज में विलीन होते ही यूनानी लोग क्या थे, कुछ अपनी छाप भारतीय संस्कृति पर छोड़ दिए और इसलिए जो इंडो ग्रीक के अधिकार से जो है भारतीय इतिहास में कुछ काल के लिए जो राजनीतिक महत्व अवश्य रखता है, लेकिन यूनानियों के भारतीयकरण से भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो है ढील आ गया। इस तरह से इस वीडियो में आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं।